आज है शुक्रवार 22 मई 2026। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह चल रहा है और शुक्ल पक्ष की तिथि का प्रभाव देखा जा रहा है। आज का दिन धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है, जहां कई स्थानों पर पूजा पाठ और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। देश और दुनिया में आज कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं, जिनकी पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मुद्दों और ताज़ा अपडेट से जुड़ी हर अहम खबर इस वीडियो में शामिल है। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। हर दिन की तरह आज की शुरुआत में भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा, प्रदर्शन का मूल्यांकन और सुशासन सुधारों की योजना पर चर्चा हुई। ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक प्रभाव और संभावित कैबिनेट पुनर्गठन की राजनीतिक चर्चाएं भी सामने आईं। सरकारी नीतियों में सुधार, प्रशासनिक बदलाव और विकास रणनीतियों पर व्यापक मंथन जारी रहा। प्रमुख रूप से भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच बढ़ती कूटनीतिक समझ के चलते सहयोग को नई दिशा मिली। दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को व्यापार और बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण माना गया। कोलोसियम में अनौपचारिक बातचीत और संयुक्त पौधारोपण ने दोनों नेताओं के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध को दर्शाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे से भारत को लगभग 40 अरब डॉलर यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के साथ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में बड़े समझौते हुए। यूएई ने पेट्रोलियम भंडारण और एलपीजी सप्लाई में निवेश बढ़ाया। इटली के साथ व्यापार लक्ष्य 20 अरब यूरो तक पहुंचाने पर सहमति बनी। भारत की सेमीकंडक्टर और बुनियादी ढांचा योजनाओं को भी मजबूत समर्थन मिला। अब नजर डालते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने मुलाकात की। ये बैठक उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति से पहले हुई, जिसमें नौसेना से जुड़े विभिन्न विषयों और देश की समुद्री सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। एडमिरल त्रिपाठी ने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए और राष्ट्रपति को नौसेना की उपलब्धियों की जानकारी दी। ये मुलाकात भारतीय नौसेना के नेतृत्व परिवर्तन से पहले एक महत्वपूर्ण औपचारिक बैठक मानी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 बैच के आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रशासन में संवेदनशीलता और तर्क संगतता का संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को प्राथमिकता देनी चाहिए। राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि प्रशासनिक फैसलों में देरी नागरिकों के वैध अधिकारों से उन्हें वंचित करती है। उन्होंने ईमानदारी, पारदर्शिता और बेहतर प्रदर्शन को अधिकारियों की विश्वसनीयता की सबसे बड़ी पहचान बताया तथा विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अलग सोच के साथ काम करने पर जोर दिया। नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के महत्वपूर्ण घोषणाओं और गतिविधियों पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कैबिनेट का बड़ा विस्तार करते हुए 23 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसके बाद मंत्रिपरिषद की संख्या 33 पहुंच गई। नई सरकार में टीवीके के 21 और कांग्रेस के 2 विधायक शामिल हुए। कांग्रेस को 59 साल बाद सत्ता में भागीदारी मिली। एस राजेश कुमार को पर्यटन और पी विश्वनाथन को उच्च शिक्षा विभाग सौंपा गया। एन मैरी विल्सन नए वित्त मंत्री बने, जबकि के सेंगोटेन को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया। कैबिनेट में 4 महिला और 7 दलित मंत्री शामिल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्य में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की बड़ी घोषणा की, जिससे 1.11 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा। नई वेतन व्यवस्था में अकुशल श्रमिकों का वेतन 16,000, अर्धकुशल का 17,000, कुशल का 18,500 और उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन 20,000 रुपये किया गया। सरकार ने 2 जोन व्यवस्था खत्म कर 3 जोन प्रणाली लागू की है। साथ ही स्किल्स यूनिवर्सिटी के जरिए श्रमिकों को जापान, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। असम की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र दिसपुर स्थित विधानसभा भवन में शुरू हुआ, जहां प्रोटेम स्पीकर चंद्रा मोहन पैटोवरी ने 126 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा ने जलुकबाड़ी सीट से लगातार 6ठी बार विधायक पद की शपथ ली। विधायकों ने असमी
असमिया, बोडो, बंगाली और संस्कृत समेत कई भाषाओं में शपथ ग्रहण किया। एनडीए ने रंजीत कुमार दास को स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश होने की भी तैयारी है, जिसमें जनजातीय समुदायों को छूट दी जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के तहत मदरसा शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मॉडल मदरसों, अनुदानित संस्थानों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, एमएसके और एसएसके संस्थानों पर भी लागू होगा। इससे पहले राज्य के स्कूलों में भी यही नियम लागू किया गया था। इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। समर्थक इसे राष्ट्रीय एकता का कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर सवाल उठाए हैं। इसी बीच सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए बीएसएफ को लगभग 600 एकड़ जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू की है। पहले चरण में 27 किलोमीटर क्षेत्र शामिल है, जिसमें 18 किलोमीटर फेंसिंग और 9 किलोमीटर बॉर्डर चौकियों के लिए तय किए गए हैं। परियोजना का उद्देश्य घुसपैठ, तस्करी और सीमा अपराधों को रोकना है। मनोरंजन जगत और सेलिब्रिटीज से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स की ओर अब नजर डालते हैं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस वक्त कई बड़ी खबरें चर्चा में हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचा फ्रांस में चल रहे कैन्स फिल्म फेस्टिवल ने, जहां भारतीय सितारों का ग्लैमरस अंदाज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिनेत्री मौनी रॉय ने अपने शानदार क्रिस्टल गाउन लुक से रेड कार्पेट पर जबरदस्त एंट्री की। उनका ये लुक इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड करने लगा और फैंस लगातार उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। दूसरी ओर ऐश्वर्या राय बच्चन की मौजूदगी को लेकर भी भारी उत्सुकता बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैंस उनकी ग्रैंड एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उनके नाम की चर्चा हो रही है। इसी बीच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का एक रहस्यमयी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देर रात किए गए इस पोस्ट के बाद इंटरनेट पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कई यूजर्स ने इसे किसी बड़े प्रोजेक्ट का संकेत बताया, तो कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में मीम्स बनाकर शेयर किए। पोस्ट का असली मतलब क्या है, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला लगातार ट्रेंड कर रहा है। उधर अभिनेता बॉबी देओल भी सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनके करियर के मुश्किल दौर में सलमान खान ने उनकी काफ़ी मदद की थी। बॉबी देओल ने बताया कि फिल्म रेस 3 में मौका मिलने के बाद उनके करियर को नई दिशा मिली। इसी दौरान उनकी नई फिल्म बांदर का ट्रेलर भी रिलीज हुआ, जिसने दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा पैदा कर दी। ट्रेलर में बॉबी देओल का डार्क और इंटेंस अवतार लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, लेकिन इस बार वजह फिल्म नहीं बल्कि फुटबॉल रही। इंग्लिश क्लब आर्सेनल एफसी की बड़ी जीत के बाद रणवीर सिंह ने बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने क्लब की सफलता को ऐतिहासिक बताया और अपनी खुशी फैंस के साथ साझा की। उनके इस पोस्ट को लाखों लोगों ने लाइक और शेयर किया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने बेटे वियान के जन्मदिन पर एक खास वीडियो और भावुक संदेश साझा किया। वीडियो में परिवार के कई खास पल दिखाई दिए, जिन्हें देखकर फैंस ने खूब प्यार बरसाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और कई सेलिब्रिटीज ने भी कमेंट कर शुभकामनाएं दी। अब नजर डालते हैं देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार क्षेत्र और कर नीति से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स पर। दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने एविएशन सेक्टर को राहत देते हुए एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर वैट घटाकर 7% कर दिया है। इस फैसले से एयरलाइंस कंपनियों की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे घरेलू विमान सेवाओं को फायदा मिल सकता है और टिकट कीमतों पर भी असर देखने को मिल सकता है। एविएशन इंडस्ट्री लंबे समय से एटीएफ पर टैक्स कम करने की मांग कर रही थी, क्योंकि ईंधन लागत एयरलाइंस के कुल खर्च का बड़ा हिस्सा मानी जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच सकारात्मक बातचीत के संकेत मिलने के बाद भारतीय रुपया मजबूत हुआ है। विदेशी मुद्रा बाजार में सुधार के चलते रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.25 के स्तर तक पहुंच गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक तनाव कम होने के संकेतों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। रिजर्व बैंक की निगरानी और विदेशी मुद्रा बाजार में बढ़ती स्थिरता को भी रुपये की मजबूती की बड़ी वजह माना जा रहा है। इससे आयात लागत और बाजार भावना पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। भारतीय शेयर बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने 2.18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी की है। इसके बाद निवेशकों के लिए टैक्स व्यवस्था को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेशकों पर कैपिटल गेन्स टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी का दोहरा दबाव निवेश को प्रभावित कर सकता है। इंडस्ट्री से जुड़े कई विशेषज्ञ अब विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विशेष टैक्स राहत की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे भारतीय बाजार में विदेशी निवेश फिर से बढ़ सकता है। अब बात करते हैं सोना,
चांदी और अन्य उत्पादों के आज के दाम और उनके उतार चढ़ाव की। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,59,930 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोना करीब 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मांग, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर घरेलू बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई और इसका भाव करीब 2,72,275 रुपए प्रति किलो के आसपास बना हुआ है। कमोडिटी मार्केट में कच्चा तेल भी चर्चा में है, जहां MCX पर इसकी कीमत लगभग 5,900 से 6,100 रुपए प्रति बैरल के बीच बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के खुदरा बाजारों में आलू 25 से 35 रुपए किलो और टमाटर 30 से 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल करीब 108 से 109 रुपए प्रति लीटर और डीजल लगभग 94 से 97 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। शेयर बाजार में निफ्टी 50 फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में दिख रहा है, लेकिन बाजार का रुख सतर्कता के साथ सकारात्मक बना हुआ है। एक्सपर्ट्स के अनुसार 23,500 से 23,600 का जोन मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 24,000 से 24,500 के बीच भारी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। वहीं BSE सेंसेक्स पर ग्लोबल मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों का असर साफ दिखाई दे रहा है। अनुमान है कि सेंसेक्स शॉर्ट टर्म में 75,000 से 78,500 की रेंज के भीतर सख्ती से कारोबार कर सकता है, जिससे निवेशकों की नजरें अब विदेशी बाजारों और आर्थिक संकेतों पर टिकी रहेंगी। दर्शकों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन होता है। मार्केट के उतार चढ़ाव और ग्लोबल हालात के कारण इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बदल सकती है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों, रिस्क लेने की क्षमता और टाइम फ्रेम पर विचार करना जरूरी है। कोई भी फैसला लेने से पहले किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। ये रिपोर्ट सिर्फ जानकारी के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है। सावधान रहें, जागरूक रहें और समझदारी से इन्वेस्ट करें। चलिए देखते हैं दुनिया की युद्ध और संघर्ष से जुड़ी खबरें। 22 मई 2026 तक अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध को 84 दिन पूरे हो चुके हैं। ये युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर बड़े हवाई और मिसाइल हमले किए। इसके बाद पूरे मध्य पूर्व में मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक हमलों का दौर तेज हो गया। फिलहाल युद्ध विराम को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के आसपास हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान ने अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को कम करने संबंधी अमेरिका की प्रमुख मांगों को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ लेबनान सीमा पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष लगातार जारी है, जबकि कई बार अस्थायी संघर्ष विराम बढ़ाया गया। अमेरिका ने संभावित बड़े सैन्य टकराव की आशंका को देखते हुए मध्य पूर्व में अतिरिक्त युद्धपोत, फाइटर जेट और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। क्षेत्र में सुरक्षा संकट और वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता लगातार बढ़ रही है। नजर डालते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए नए अपडेट्स पर। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कई बड़े अपडेट सामने आए। एनवीडिया ने रिकॉर्ड कमाई दर्ज की, जहां AI चिप्स की भारी मांग के चलते कंपनी का राजस्व 81.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। गूगल ने अपने AI मॉडल जेमिनी 3.5 और नए AI टूल्स को लेकर बड़ा विस्तार प्लान पेश किया। वहीं एंथ्रोपिक के सह संस्थापक जैक क्लार्क ने दावा किया कि AI अगले 1 साल में नोबेल पुरस्कार स्तर की वैज्ञानिक खोज में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा विभाग ने OpenAI, गूगल, एनवीडिया और अन्य टेक कंपनियों के साथ क्लासिफाइड सैन्य AI समझौते तेज कर दिए हैं। AI इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबोटिक्स और एजेंटिक AI को लेकर वैश्विक टेक रेस और तेज होती दिख रही है। अब नजर डालते हैं देश में हुई आपराधिक घटनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति पर। उत्तराखंड के नैनीताल में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां भवाली सैनिटोरियम मोटर मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 तीर्थयात्रियों की जान चली गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और SDRF की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य संभाला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा गाजियाबाद के मोदी नगर के पास नेशनल हाईवे 58 NH58 पर हुआ, जहां तड़के 5:30 बजे एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी घटना आगरा के गांधी पार्क इलाके की है, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 2 बैंक अधिकारियों की कार डिवाइडर से टकराने के बाद कई बार पलटी खा गई।
इस भीषण टक्कर में दोनों बैंक अधिकारियों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की उड़ान AI 2651 बेंगलुरु हवाई अड्डे पर लैंडिंग के समय एक गंभीर हादसे का शिकार होने से बच गई। विमान में 179 यात्री सवार थे। रनवे पर उतरते समय विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया, जिसे विमानन भाषा में टेल स्ट्राइक कहा जाता है। ये घटना वहां पहले से उड़ान भर रहे एक बड़े मालवाहक बोइंग 747 विमान से उत्पन्न तेज हवा के दबाव के कारण हुई। पायलटों ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और सुरक्षित लैंडिंग कराई। सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। महानिदेशक नागरिक उड्डयन ने जांच शुरू कर दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया है। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित कूकटपल्ली में एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार बेकाबू हो गई। विवेकानंद नगर आर्क से ऑल्विन कॉलोनी रोड की ओर जा रही इस कार ने नियंत्रण खोकर 3 मोटरसाइकिलों, एक कार और एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद कार सीधे सड़क किनारे स्थित एरुवाका टिफिन सेंटर में जा घुसी। CCTV में कैद इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई और लोगों को मामूली चोटें आईं। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल। भारत में मौसम ने अलग अलग राज्यों में पूरी तरह विपरीत रूप दिखाया है। उत्तर और मध्य भारत भीषण गर्मी की चपेट में है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश और आंधी का असर जारी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्म हवाओं और तेज लू ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और तेलंगाना में भी हीट वेव अलर्ट जारी है। दूसरी ओर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार बारिश और तूफानी मौसम बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और ठंडी हवाएं चल रही हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने की संभावना है। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरों का अपडेट यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।